नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय में पाठ 1 में विद्युत द्विध्रुव की अक्ष तथा विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पत्ति किया था और हमने ये देखा था कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुना होती है। ये हम प्रूफ कर चुके थे। इस चैप्टर का हमारा लास्ट रिमेनिंग टॉपिक है, वो है विद्युत द्विध्रुव को जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र में व्यवहार। विद्युत क्षेत्र में व्यवहार थोड़ा सा पहले इसको हम समझते हैं क्या है। जैसे हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, मैंने एक चौक का एग्जांपल लिया है। हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव में एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ये अल्प दूरी पे व्यवस्थित होंगे। अब इस विद्युत द्विध्रुव को मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं एक विद्युत क्षेत्र लगाया हुआ है। जैसे मान लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस है। तो आपको पता है विद्युत बल रेखाएं कहां से गमन करेंगी, प्लस से माइनस की ओर। तो मैंने क्या कर लिया, यहां पर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लिया और इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दिस टू दिस है, प्लस टू माइनस। इस विद्युत क्षेत्र में अब मैं इस विद्युत द्विध्रुव को रखूंगा। तो आपको पता है विद्युत द्विध्रुव का भी प्लस माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र के प्लस के सामने यहां इसका माइनस है और विद्युत क्षेत्र के माइनस के सामने ये इसका प्लस है, अर्थात ये विद्युत द्विध्रुव अभी साम्यावस्था में रहेगा। इसका प्लस इसके माइनस से और इसका माइनस इसके प्लस से क्या रहेगा, अट्रैक्ट रहेगा। तो ये विद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होगा। परंतु क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा विस्थापित कर देते हैं, ऐसे जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थोड़ा सा विस्थापित कर देंगे, टिल्ट कर देंगे, घुमा देंगे, तो क्या होगा कि ये जो बाहर का विद्युत क्षेत्र है ये इस विद्युत द्विध्रुव को क्या करेगा, फिर से साम्यावस्था में लाने का प्रयास करेगा। तो जब कोई चीज इस प्रकार से मूवमेंट करेगी तो हमें यह पता चलेगा कि उसके ऊपर किस प्रकार की गति हो रही है, घूर्णन गति हो रही है, या ऐसे कह सकते हैं दोलनी गति हो रही है। आपका जो विद्युत द्विध्रुव है वो इस प्रकार से क्या करने लगेगा, दोलन करने लगेगा। तो आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऐसी जो गति होती है उस पे किसी वस्तु ऊपर कहेंगे हम बल आघूर्ण कार्यरत कर रहा है। क्या कर रहा है, बल आघूर्ण, ना कि बल। क्योंकि घूर्णन गति या दोलनी गति होती है तब हम क्या कहते हैं कि वस्तु पर क्या कार्यरत होता है, बल आघूर्ण। तो आज के टॉपिक में विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र में व्यवहार। तो जब किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वह कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा, यहां पर लिख लेते हैं। उसके ऊपर क्या कार्यरत होगा, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। ये हमारा आज का उद्देश्य है। तो जरा टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर है प्लस और यहां है माइनस, और विद्युत बल रेखाएं की डायरेक्शन कहां से कहां होती, प्लस से माइनस। अब आपको क्या करना है, इस विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को रखना है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक मैंने द्विध्रुव रख दिया, इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं। अब ये जो विद्युत द्विध्रुव है पहले ऐसे रखा हुआ था साम्यावस्था में, अब इस विद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं घुमा दे रहा हूं। कितने कोण से घुमाया मैंने, थीटा कोण से इसको घुमा दिया। इसको क्या कर दिया, साम्यावस्था से मैंने टिल्ट कर दिया थीटा कोण से। तो इसका जो माइनस है इसके सामने यहां पे इसका प्लस कर लेते हैं और इसके प्लस के सामने इसका यहां पे माइनस कर लेते हैं। तो होगा क्या, ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस विद्युत द्विध्रुव को क्या करेगा, घुमाएगा, घूर्णन करवाएगा, वापिस साम्यावस्था में लाने की ओर प्रयास करेगा। तो एक एरो मैं इधर कर देता हूं और एक एरो मैं इधर कर देता हूं।
तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम का निर्माण हो जाएगा। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस प्रकार से उसका दोलन गति होने लगती है, अर्थात हम कह सकते हैं घूर्णन गति होने लगती है, या हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर क्या कार्यरत होता है, बल आघूर्ण। अब देखिए क्या होता है कि ये जो प्लस आवेश है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस आवेश पर एक बल लगाएगा। अब आपको पता है जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल कार्यरत होता है, दैट इज F इज इक्वल टू QE। तो इस प्लस पर जो बल लगेगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू प्लस QE, और इस माइनस पर जो बल लगेगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू माइनस QE। तो जरा गौर करके देखें कि इस द्विध्रुव पर जो कुल बल होगा, कितना बल, कुल बल, कुल बल वो कितना होगा, प्लस QE एंड माइनस QE, प्लस QE एंड माइनस QE, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो हमारा द्विध्रुव है उसके ऊपर जो कुल बल है, टोटल फोर्स है, उसका मान 0 है। इसका मतलब इसमें किसी भी प्रकार की स्थानांतरीय गति नहीं होगी, स्थानांतरीय गति नहीं होगी। तो जब स्थानांतरीय गति नहीं होगी तो कैसी गति होगी, घूर्णन गति। और घूर्णन गति में किसका कॉन्सेप्ट आएगा, थीटा का। ये सब 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं। और जब घूर्णन गति होती है तो बल नहीं लगता, क्या लगता है, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, टॉर्क से। तो ये हमारा आज का उद्देश्य होगा। तो ये अभी हमारा हम डायग्राम बन चुका है, टोटल फोर्स का मान 0 हमारे पास आ चुका है। हमें यह भी पता चल गया है कि हमारी स्थानांतरीय गति ना होगी, कैसी गति होगी, घूर्णन गति। और घूर्णन गति में हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बल आघूर्ण का सूत्र पता होना चाहिए, वो हम 11वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। यहां से थोड़ा सा रफ कर देते हैं, बल आघूर्ण। तो जरा गौर करके देखते हैं बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। टॉर्क का सूत्र होता है बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये आपको पता ही है, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। देखिए बल आघूर्ण का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी किसी वस्तु पर बल आघूर्ण लगेगा, ये 11वीं क्लास में बताया गया है, तो यदि किसी वस्तु पर दो बल इस प्रकार से कार्यरत हों, जैसे ये वस्तु इस प्रकार से रखी हुई है, इस वस्तु पे एक तो इस दिशा में बल काम करे और एक इस दिशा में, तो ये वस्तु ऐसे रोटेट होने लगेगी, घूमने लगेगी। तो जब किसी वस्तु पर दो बलों की क्रिया रेखाएं एक तल में हो, प्लेन के अंदर, और उनकी क्रिया रेखाएं क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो इस कंडीशन से वो वस्तु क्या करने लग जाती है, घूर्णन गति करने लग जाती है। ये सब आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वहां पे एक फॉर्मूला भी होगा, टॉर्क इज इक्वल टू बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। जरा गौर करके देखते हैं, टॉर्क बल, आपको पता है दोनों आवेशों पर बल क्या लग रहा है, F इज इक्वल टू माइनस QE एंड प्लस QE। तो प्लस और माइनस का तो केवल क्या है, निशान है, चिन्ह है, तो इसका मॉड्यूलस हम कितना लेंगे, QE। दोनों पर QE फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड ले लेंगे मॉड्यूलस में, ठीक है। अब लंबवत दूरी हमें निकालनी है। लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, तो लंबवत दूरी निकालने के लिए हमें एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनता है। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव का हो गया प्लस और ये द्विध्रुव का हो गया माइनस। आपको पता है प्लस और माइनस द्विध्रुव के मध्य की दूरी कितनी थी, 2a, A एंड A 2a। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, F1 मान लेते हैं, और इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, F2। वेक्टर लगा देते हैं। अब आपको पता है दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी निकालनी है। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए इसको आप पीछे की तरफ बढ़ा दीजिए और इसको यहां से पीछे की तरफ बढ़ा दीजिए। तो लंबवत दूरी तो कौन सी होगी, ये होगी, ये डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, x, ठीक है। और आपको पता है ये एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा। तो जरा गौर करके देखें कि यहां पर मैं यदि साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू, साइन थीटा की, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा का से लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और यहाँ पे थीटा के सामने वाला लंब कितना है, x, ये हमें ज्ञात करना है, लंबवत दूरी। और 90 के सामने वाला कर्ण कितना है, 2a। इसका मतलब हमारे पास लंबवत दूरी x की वैल्यू कितनी आई, 2a, और साइन थीटा वज्र गुणा कर दीजिए, 2a
साइन थीटा। अब ये जो 2a साइन थीटा है वो मैं यहां पर रख रहा हूं, दैट इज 2a साइन थीटा। इसका मतलब यदि आपको लंबवत दूरी निकालनी है तो आपका इसका अलग से डायग्राम बनेगा। साइन थीटा की वैल्यू से आप लंबवत दूरी ये निकाल सकते हो, दैट इज x इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। ये हम ज्ञात कर चुके हैं, ये अब हमारे वैल्यू काम की नहीं है, तो अब हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आप साथ साथ में नोट करते हैं। हम जानते हैं Q इंटू 2a क्या होता है, हम जानते हैं Q इंटू 2a क्या होता है, P, दैट इज विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हम पढ़ चुके हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, Q इंटू 2a की जगह तो आ जाएगा P, और E आपका पड़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा, कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसके ऊपर कार्यरत बल आघूर्ण का जो व्यंजक होगा या सूत्र होगा वो कितना होगा, पी साइन थीटा, जहां पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एंड थीटा क्या चीज है, एंगल, किस किस के मध्य का कोण, इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य का कोण। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये सब आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। जब साइन थीटा जाएगा अंदर तो ये क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पे क्या लग जाएगा, वेक्टर। क्रॉस रखता है तो साइन थीटा आता है, एंड डॉट रखता है तो क्या आता है, कॉस थीटा। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई या पीई साइन थीटा। बहुत ही सिंपल टॉपिक था। अब आपको इसके ऊपर कंडीशंस लगानी है। कंडीशंस बोले तो थीटा की वैल्यूज रखनी है, कि अलग अलग थीटा की वैल्यू रखें तो आपके पास बल आघूर्ण का क्या मान होगा। तो आप देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती है। ये सूत्र रहने देते हैं और यहां पर थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री। आपको पता है कंडीशन है थीटा बराबर 0 डिग्री। अब थीटा यहां पर 0 रखेंगे तो इस थीटा का 0 का मतलब क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य का कोण कितना है, 0 डिग्री है। इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में। तो इसका मतलब अगर मैं यहां थीटा बराबर 0 रखूं तो साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 0 0। तो उससे टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, टॉर्क इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। अर्थात थीटा बराबर 0 की कंडीशन में द्विध्रुव पर किसी भी प्रकार का बल आघूर्ण का मान नहीं लगेगा, अर्थात वो साम्यावस्था में ही पड़ा रहेगा। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि बल आघूर्ण होता तब तो वो घूमता। तो यहां पे टॉर्क की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। अब इसका यदि चित्र बनाए तो कैसे बनेगा, इसका चित्र कैसे बनेंगे, देखते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होनी चाहिए। अगर मैं कह दूं विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, प्लस से माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो आपको पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये इसी डायरेक्शन में होना चाहिए पी, वेक्टर पी। और ये वेक्टर पी कब होगा, जब आपका द्विध्रुव का जो आपका द्विध्रुव रखा है, जो द्विध्रुव का जो माइनस है वो तो इधर और प्लस का हो इधर, तभी तो डायरेक्शन माइनस टू प्लस इस डायरेक्शन में होगी। ये इस प्लस माइनस को और ये माइनस इस प्लस को क्या रखेगा, खींच के रखेगा, आकर्षित करके रखेगा, और ये द्विध्रुव साम्यावस्था में ही रहेगा। इस पर किसी भी प्रकार के बल आघूर्ण का मान नहीं लगेगा। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, आप इसे नोट कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं। 90 डिग्री का मतलब क्या है कि यदि यहां पर थीटा बराबर 90 डिग्री रखूंगा मैं, तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो इसे टो की वैल्यू कितनी आएगी, पीई, टो की वैल्यू कितनी आएगी, पी, और वो कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, अधिकतम। इसका मतलब जब विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के लंबवत होंगे, उस कंडीशन में अधिकतम बल आघूर्ण का मान लगेगा उसके ऊपर, वो फटाक से क्या करेगा, घूमेगा, घूर्णित होगा। तो यहां पे मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इधर है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो पी और ये एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। तो ये मैं कर देता हूं पी की डायरेक्शन, ये वेक्टर पी की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस, इधर प्लस है इधर माइनस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। और आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस प्रकार, विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार रखो कि P क्या हो जाए, इसके परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये कैसे होगा, यहां आपको माइनस रखना पड़ेगा और यहां क्या रखना पड़ेगा, प्लस। ये आपका विद्युत द्विध्रुव हो गया, प्लस और माइनस, और डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस। तो P इधर
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के मध्य एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो उस कंडीशन से आपके पास टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी टीई, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, एक लास्ट कंडीशन और कर लेते हैं। When थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब क्या है कि P और E एक दूसरे की क्या हो, विपरीत हो। अगर P उधर है तो E उधर होगा, इसका मतलब एंगल 180 डिग्री का बनेगा। तो थीटा 180 डिग्री है, जब साइन 180 यहां पे रखूंगा तो साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है 0। तो यहां पे टॉर्क की वैल्यू फिर से कितनी आएगी 0 ही आएगी। इसका मतलब जब P और E के मध्य एंगल 180 डिग्री होगा तब भी उसके ऊपर बल लागू नहीं रहेगा और वो विद्युत द्विध्रुव संतुलन की अवस्था में ही रखा रहेगा। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इधर है +2 माइनस, तो P इधर आना चाहिए, अभी तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको किस प्रकार रखें, तो विद्युत क्षेत्र का प्लस तो इधर है प्लस, और विद्युत क्षेत्र का माइनस का है इधर है। ये विद्युत क्षेत्र का प्लस है और ये माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, प्लस से माइनस। अब इसमें द्विध्रुव आघूर्ण अपन रखेंगे, विद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो इस प्रकार रखें कि द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो। तो यहां पर तो मैं रखूंगा माइनस और यहां क्या रखूंगा प्लस। तो ये विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा जाएगा, ये माइनस इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये प्लस इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो ये यहीं पर ही रखा रहेगा। परंतु अर्थात संतुलन में है, संतुलन में है, इस अवस्था को मैं क्या कर दूंगा संतुलन। इस अवस्था में भी कोई बल लागू नहीं लगेगा। लेकिन थीटा बराबर 0 डिग्री की और 180 डिग्री की कंडीशन में दोनों में आपके पास टॉर्क 0 आ रहा है, उसमें भी टॉर्क 0, इसमें भी टॉर्क 0, बट यहां पर माइनॉरिटी का डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है तब वह संतुलन अवस्था में है, लेकिन वो अस्थायी संतुलन में, लेकिन वह अस्थायी संतुलन में। अस्थायी संतुलन का मतलब क्या है कि यदि द्विध्रुव आपका ऐसे रखा है और आपको यदि थोड़ा सा भी आप इसको ऐसे विस्थापित करोगे तो वो घूम के विपरीत दिशा में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस को क्या कर रहा है प्रतिकर्षित कर रहा है और ये प्लस प्लस को क्या कर रहा है प्रतिकर्षित। तो ये स्थायी संतुलन में आने का प्रयास करेगा, ये घूम के कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, माइनस माइनस के सामने ये प्लस आ जाएगा और इस प्लस के सामने ये क्या आ जाएगा माइनस। इसीलिए जब थीटा बराबर 0 डिग्री था, जब प्लस के सामने माइनस और माइनस के सामने प्लस था, तब हम उसको बोलते हैं संतुलन। कौन सा संतुलन, स्थायी संतुलन। तो ये आप नोट भी कर लेना कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तब तो स्थायी संतुलन है, वो वही रखा रहेगा, घुमाएंगे फिर से उधर आ जाएगा। लेकिन जब ये वाली कंडीशन होती है 180 डिग्री वाली, तब यह होती है अस्थायी संतुलन। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जब एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वो इस प्रकार भिन्न भिन्न कंडीशन से व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो बेसिकली देखें तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, क्या अध्ययन किया कि हमारे पास कोई वस्तु उदासीन थी, फिर हमने उसको घर्षित करके क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। जब वस्तु आवेशित हो गई, चार्ज हो गई, तो उसके चारों तरफ एक पावर जनरेट हो गई और उस पावर को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का संबंध इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से था, विद्युत बल रेखाओं से था। और उन विद्युत बल रेखाओं में या उन विद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश को रखेंगे तो वो आवेश उसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। उससे हमने कूलाम का नियम पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकाली, द्विध्रुव को पढ़ा, फिर उसके लिए अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, और लास्ट में हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखकर उसका व्यवहार प्रदर्शित किया, या हमने क्या निकाला, बल आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न किया। तो हम पूरा चैप्टर कंप्लीटली 1 to 1 टॉपिक्स कर चुके हैं। बीच में हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। तो आप सभी टॉपिक्स को लगभग पढ़ें, उनके नोट्स प्रिपेयर करें और उनके सूत्रों को याद करें, क्योंकि फिजिक्स में यदि आप तक फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। तो आज का आपका होमवर्क है कि आपके जितने भी सिंपल न्यूमेरिकल हैं जो केवल फॉर्मूला बेस्ड हैं, वो आप घर पे उनको बैठ के करें और अगली कक्षा में हम उनको आगे डिस्कस करेंगे।